पिछली क्लास में हमने सीरीज कनेक्शन को देखा था। आज पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर को पैरेलली हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं और प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक सर्किट डायग्राम मैंने पहले से यहाँ पे बना रखा है। ये क्या है? ये पैरेलल, अगर आप इसको देखो तो आपको समझ में आएगा क्या है। ये पैरेलल रेजिस्टर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर रेजिस्टर को क्या किया है, एक दूसरे के पैरेलली प्लेस किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ऊपर R1 है, फिर उसके जस्ट नीचे R2, फिर उसके नीचे R3 और इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने रेजिस्टर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है। अब ये आपको ये पता होना चाहिए कि करंट का जो फ्लो होता है, जो उसकी डायरेक्शन होती है, वो किधर से किधर होती है। अब यहाँ पर आप देखो, करंट जो फ्लो होता है वो क्या होता है, प्लस टू माइनस साइड फ्लो होता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। यहाँ पर हमने सेल से कनेक्ट किया है, इसको 3 रजिस्टर ऐड किए हैं और उसके बाद यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर आप कह सकते हो, जो कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक एमीटर लगा है। इसका काम क्या है, ये करंट को बताएगा कि कितना करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक की है। की का काम क्या है, जो कि बेसिकली वायर को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है। अगर की क्या है, अगर हमने की जो है इस पे अगर हमने क्लिक करा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। आप ये समझो, सर्किट को कंप्लीट करेगा और करंट का फ्लो तभी पॉसिबल है जब पूरी की पूरी सर्किट कंप्लीट होगी, पूरा क्लोज लूप होगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात हो गई सर्किट डायग्राम की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर मेज़र करी हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, 3-4 सेल हमने कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ सेल से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट कितना फ्लो हो रहा है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको मेज़र किया। मेज़र कुछ इस तरीके से किया कि अगर हम यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है, आई जो फ्लो हो रहा है, अगर हम इन ए और बी टर्मिनल के बीच में देखें तो अगर मैं कहूँ कि इन ए और बी टर्मिनल के बीच में ये ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। अब उसके बाद अगर मैं पर्टिकुलरली इस R1 सेक्शन में जाऊं, इस R1 रजिस्टर में जाऊं और यहाँ पर मैं फिर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करूं इन 2 पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें क्या मिलता है, V1 वोल्टेज मिलता है। R2 के केस में हमें V2 वोल्टेज मिलता है एंड R3 के केस में हमें क्या मिलता है, V3 पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। और V1, V2, V3 ये सारी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर आती हैं। ये हमें देखने को मिला। और किसके बराबर है ये किसके बराबर है, ये है जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे सर्किट का, उसके बराबर है। क्लियर है बात? यानी कि हमने क्या किया, एक एक रजिस्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया। यहाँ पर V1 आया, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, हमने नाम ले लिया है V1, V2, V3, लेकिन एक्चुअल में क्या आया है, ये सब की वैल्यूज़ क्या हुई हैं, बराबर आई हैं। और ये बराबर किसके हैं, जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ए और बी पॉइंट के बीच में, उसके बराबर आ गया। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गई। सेकेंड इक्वेशन अब बात कर लेते हैं करंट की। तो करंट क्या है, करंट यहाँ पर अगर हमने इसी तरीके से हम करंट को भी मेज़र करेंगे। करंट क्या होगा, यहाँ पर पहले सर्किट में अगर हम देखें, अगर पहले रजिस्टर की हम बात करें तो यहाँ पर करंट I1 आ रहा है, दूसरे सर्किट में, दूसरे रजिस्टर में वो क्या हो रहा है, I2 आ रहा है और तीसरे रजिस्टर में I3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि I1, I2, I3 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, तीनों केस में अलग आ रही है। और तीनों को अगर हम जोड़ दें, तो अगर हम तीनों को जोड़ दें, तीनों करंट को हम जोड़ दें, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दें, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो टोटल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो इन तीनों के समेशन के बराबर है। क्लियर है बात? तो हमारे पास इस तरीके से 2 इक्वेशन निकल के आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा काम क्या है, हमने जैसे सीरीज के कनेक्शन में भी देखा था, तीसरा काम क्या है, ओम्स लॉ को लगाना। अब ओम्स लॉ क्या कहते हैं भैया, ये कहते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। ये क्या कहते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 ले ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर
1 2 3 तीनों की हेल्प से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इसलिए निकाल रहे हैं कि R1 R2 R3 हमारे पास 3 रजिस्टर हमने कनेक्ट किया है, लेकिन अगर हमें कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कौन से R1 की वैल्यू रखेंगे? अगर ओवरऑल सर्किट की बात करेंगे तो हम R1 की वैल्यू रखेंगे, R2 की वैल्यू रखेंगे, R3 की वैल्यू रखेंगे, कौन से R की वैल्यू रखेंगे? इसलिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जरूरी हो जाता है इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 उठाते हैं। I की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? V बाई आर। यहाँ पर आप देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। ठीक है, V बाई आर। अब हमने क्या किया, I की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर पूरे सर्किट के लिए? V बाई आर। I1 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर? V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। क्लियर है बात? अब यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि V1 V2 V3 तीनों की वैल्यूज़ क्या है? हर जगह सेम है। जब तीनों की वैल्यू सेम हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर V अपॉन R तो है ही, V1 की जगह क्या होगा? V हो जाएगा, है ना, V अपॉन R1। फिर V2 की जगह भी क्या हो जाएगा? V अपॉन R2 प्लस V3 की जगह V अपॉन R3। अब आप चाहो तो यहाँ से V अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? V आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये V एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 अपॉन R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये जो R है यही क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये हमने अभी देखा कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए इस तरीके से आपके पास कोई सर्किट डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, तो अगर मान लेते हैं R1 की जो वैल्यू है वो दे दी 5 ओम, R2 की वैल्यू दे दी कितनी? 10 ओम, और R3 की वैल्यू दे दी आपके पास 20 ओम। क्लियर है? जब ये इतना दे दिया, अब ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, वो कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब आप पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर दिखाओ, V की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको देख के पता चल रहा है कि ये किसका कनेक्शन है? पैरेलल का कनेक्शन है। पैरेलल के कनेक्शन में आपको R1 R2 R3 करंट की वैल्यू दी है, उसके बाद आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है सारा चैप्टर। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। अब V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। क्वेश्चन समझिए इस चीज़ को, V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। हमारे पास I की वैल्यू पता है, ठीक है, V निकालना है, क्वेश्चन मार्क है V के आगे। R 3 वैल्यूज दी हैं, क्या करें अब इनका यूज़ आएगा। इनका यूज़ कुछ इस तरीके से आएगा कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और ये जो R है इसकी जगह आप R इक्विवेलेंट रखोगे इन केस ऑफ होल सर्किट। ठीक है, पूरी सर्किट की बात होगी तभी हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेगा तो यहाँ पर R1 लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेगा तो यहाँ पर R2, और सिर्फ और सिर्फ तीसरे रेजिस्टर की बात करेगा तो वहाँ पर R3 को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर पूरे सर्किट की बात की जाए कि पूरे सर्किट का करंट कितना है या पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट हमारे लिए निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो R इक्विवेलेंट, अब देखिए R इक्विवेलेंट हम यहाँ पर अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? ये 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? जो भी इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, क्या होगा? 60 हो जाएगा या 40 हो जाएगा? हाँ ठीक है, 40 एलसीएम हो गया। अब या सीधे आप 20 कर लो ना, 20 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर कितने बार में जाएगा? यहाँ पर 4 टाइम्स में, और यहाँ पर जाएगा 2 टाइम्स में, और यहाँ पर जाएगा 1 टाइम्स में। कितना होगा? 4 2 5 और यहाँ पर हो गया 6/12।
20, 6/20 क्या आया है, 7/20 है ना, ये 7/20 क्या आया है, ये 1/R इक्विवेलेंट आया है 7/20। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इसका उल्टा कर दोगे, ये क्या आएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। जब R इक्विवेलेंट आपके पास आ गया तो I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है, R इक्विवेलेंट इज 20/7, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 20/7 और यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग करके आंसर आ जाएगा और ये क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मान लीजिए ये कनेक्शन क्या होता है, सीरीज में होता, तो वहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप क्या करते, R1 + R2 + R3 करके निकाल देते और वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ जाती। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।